यह कहानी 3 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर शुरू होती है, जब मानवता की पहली प्रकट। हमारा मुख्य नायक वहां था, बस एक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो शिकार करना पसंद करता था जैसे अन्य, लेकिन अजीब तरह से वह मरा नहीं। ऊपर का बुलबुला विभाजित है, अनगिनत युग उसे पार कर गए, लेकिन समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो उसे अनंत काल तक जीवित रखता था वह था शिकार, युद्ध और लड़ाई। केवल वही उसकी खुशी थी। 3 मिलियन वर्षों तक उसका शरीर केवल शारीरिकता पर निर्भर होकर युद्ध के लिए अनुकूलित हुआ था। ताकत, वह एक देवता बन गया। वह दिव्य क्षेत्र में पहले स्थान पर है और उसे पृथ्वी देवता मुंह कहा जाता था। मुंह ग्रह के लिए जिम्मेदार था धरती। एक समय था जब वह ऊब गया था। उसने अचानक जोर से जमीन पर पैर पटका, जिसने देवताओं के तीर्थ या दिव्य को प्रभावित किया। संसार, म्यू की ओर से आने वाली तेज हवा की चोट ने संसार को प्रभावित किया, जिससे राक्षस और देवदूत विचलित हो गए। उस समय एल्मर ग्रह के जिम्मेदार लूसीफर खड़े थे और अचानक उनके झटकों को महसूस किया। वह परेशान हो गए और उन्होंने बड़बड़ाया। फिर से शुरू हो गया। वह एल्मर भगवान लूसीफर हैं, जो दिव्य साम्राज्य में दूसरे स्थान पर हैं। मुंह ऊब गया था क्योंकि उसे लगा कि उसने सभी के साथ लड़ाई कर ली है जिनके साथ लड़ने लायक था, और कोई बचा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे पिछले लंबे समय से लड़ाई का मौका नहीं मिला था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि बहुत ताकतवर होना भी एक समस्या हो सकती है। जब सोचते हुए उसे एहसास होता है कि सच तो यह है कि वह इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि वह बहुत ताकतवर है, इसलिए वह तुरंत तय करता है कि उसे कमजोर होना चाहिए। ये विचार उसके दिमाग में 1000 साल बाद आया, और इस वजह से उसने खुद को बहुत प्रतिभाशाली महसूस किया। वह निष्कर्ष निकालता है कि कमजोर मानव शरीर के साथ लड़ने के लिए विरोधियों की कोई कमी नहीं होगी। पृथ्वी। उसने उठकर अपने अधीनस्थ योंगयोंग को बुलाया। एक ड्रैगन उसके पास उड़कर आया और उसके सामने जमीन पर उतारा। योंगयोंग एक बहुत ऊंचा ड्रैगन है। वह सुप्रीम गॉड के मुख्य सचिव हैं। उसने फिर से मुंह से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया। मुंह ने बस कहा, जब मैं यहां नहीं हूं, सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से चल रहा हो। योंग ने तुरंत ही परम बंधन सक्रिय कर दिया। प्राणी। उसके दोनों हाथों पर 2 जादुई चक्र प्रकट हुए और उनसे जंजीरें निकल रही थीं। योंगयोंग ने चेन को मुंह के शरीर के चारों ओर लपेट दिया। मास्टर, आप कहां जा रहे हैं? बिना कुछ समझाए। जल्द ही देवताओं की सभा होने वाली है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? योंगयोंग ने पूछा। मुंह ने एक कदम बढ़ाया और योंगयोंग को अपने साथ खींच लिया। फिर उसने योंगयोंग से पूछा कि क्या वह पार्ट टाइम काम कर रहा था। योंगयोंग अभी भी उनसे विनती कर रहा था कि वे न जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या करना है। इसके अलावा वह बैठक में यह कैसे समझाए, क्योंकि उसे पता नहीं है कि म्यू कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसे चिंता थी क्योंकि वह मानता था कि शायद हर कोई अपनी निराशा उस पर ही उतारेगा। वह शिकायत कर रहा था कि वह अपने आप को बेकार समझता है, और इससे म्यू को गुस्सा आ गया। मुंह ने जंजीर तोड़ी और योंगयोंग से पूछा कि क्या वह उसके साथ लड़ना चाहता है। योंग पसीने से तर और घबराया हुआ था, और उसने सिर्फ मुंह से कहा कि वह अपना ध्यान रखे। फिर मुंह ने उसे सूचित किया कि उसे जाना है। वह धरती को छू रहा था और सोच रहा था कि वह किसका कमजोर शरीर, वह उधार। जब वह धरती को छू रहा था, उसने कुछ इंसानों की आवाजें सुनी जो अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत कर रहे थे। किसी ने फिर कहा, अगर कोई भगवान है तो कुछ कचरा खा ले। अगर आप परेशान हैं तो मुझे किसी और दुनिया में भेज दें। मुंह ये सुनकर चौंक गया। यह सुनकर वह हंस पड़ा और उसने इस इंसान को चुनने का फैसला किया और कहा, बोनस के रूप में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वह हंसते हुए बोले, और पीछे योंग उदास था। उसने तिरछी निगाह डाली और खुद को दोषी महसूस किया, इसलिए वह जाने से पहले योंग को कुछ समझाना चाहता था। चट, मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो इसका ध्यान रखना। मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूं क्योंकि यह तुम हो। सुनिश्चित करें कि जो मेरे स्थान पर यहां आएगा उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। योंग हैरान था कि मुंह केवल आत्मा ले रहा था, जो अनुमति नहीं है। यदि शरीर आत्मा के अंदर होने पर मर जाता है तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन वहां मुंह को किसी बात की चिंता नहीं थी, और उसने योंग से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। और जब वह पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, यांग अभी भी उसे जारी न रखने के लिए कह रहा था। मुंह चिल्लाया जब वह धरती में प्रवेश कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। कुछ मिनट पहले एक युवा लड़का तलवार पकड़े हुए था, और उसने घोषणा की कि उसने आखिरकार राक्षस को हरा दिया। मुस्कुराते हुए राजा। ये पता चला कि यह सिर्फ एक खेल था, और यह खेल अब समाप्त हो चुका था। युवा लड़के के किरदार का उपयोगकर्ता फोन पकड़े हुए था, और उसने कहा कि वह धोखाधड़ी क्षमताओं के साथ आसानी से दूसरे दुनिया में मंचकिन बन गया। तो क्या यह आखिरकार दूसरे दुनिया में हारमंद है? किस्मत वाला कमबख्त, उसने जोड़ा गया। वह पृथ्वी का निवासी है, ली हो, 17 वर्षीय एक गीकी लड़का। उसने अपना फोन गिरा दिया और कहा कि खेल मजेदार था। फोन गिरकर टूट गया जब यह जमीन पर वह स्कूल की इमारत की छत पर खड़ा था, और उसने कहा कि अब वह बिना किसी अफसोस के मर सकता है। वह कांपते हुए अपनी मुट्ठियां भींचे हुए था। उसके शरीर पर हर जगह घाव है। वह अचानक कूद गया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गिरते समय उसने कहा, अगर कोई भगवान है तो भगवान कुछ बेकार खाएं। उसे लगा कि भगवान उससे नाराज है, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए। जब वह उसके पास गिरा तो उसके फोन पर खून छिटक गया। उसका हाथ अब भी हिल रहा था। वह दर्द से चिल्ला रहा था, और पता चला कि म्यू पहले से ही लीहो के शरीर में प्रवेश कर चुका था। इस समय लीहो की आत्मा
जैसा उसने चाहा था वह दूसरी दुनिया में चला जाता है। वह पसीने में तर और भ्रमित था। उसने खुद को एक विशाल ड्रैगन के सामने खड़ा पाया। उसका पसीना लगातार टपक रहा था और उसने और ड्रैगन ने एक दूसरे से पहचान पूछी। इससे पहले कि ली हो गिरते, मुंह पहले से ही उसकी कमजोर शरीर को अपने अधीन कर चुके थे, जिसका मतलब है कि मुंह जानते थे वह गिरते हुए। चश्मा उसकी आंखों से गिर गया। वह घबरा गया क्योंकि उसे पता था कि वह गिर रहा है, लेकिन अब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह संघर्ष कर रहा था। वह अपने ही खून में पड़ा था और उसे पता था कि उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से हिल रही थी। ये वे मांसपेशियां होती हैं जो बिना चेतन नियंत्रण के हिलती हैं। हृदय और आंतरिक अंगों की मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों के उदाहरण हैं। मुंह ने 3 मिलियन वर्षों तक अपने शारीरिक शरीर को प्रशिक्षित किया है। मानव के समझ के शिखर पर पहुंच चुका है। रूप, वह अपने शरीर और रक्त वाहिकाओं के हर भाग को सचेत रूप से नियंत्रित कर सकता था और यहां तक कि अनैच्छिक मांसपेशियां भी इससे बच नहीं सकती थीं। मुंह ने चेतना वापस पाते ही अपनी सांस पकड़ी। वह अपने सीने को थामे हुए सोच रहा था कि उसने उधारी शरीर का दिल ठीक कर लिया है। वह रक्त वाहिकाओं को हिला रहा है और यहां तक कि खून को बहने से भी रोकने में सफल रहा। फिर वह धीरे धीरे उठे, ये याद करते हुए कि उन्हें इतना खून बहाए हुए बहुत समय हो गया था। वह अचानक मुस्कुराए और खुद से कहा कि यहाँ आना निश्चित रूप से सही निर्णय था। फिर उन्होंने अपनी यादों को खंगाला और तुरंत अपने बेस की ओर बढ़ गए, अपनी टूटी हुई ऐनक वहीं छोड़ते हुए। जमीन, वह अचानक हाथ के बल खड़ा हो जाता है, यह मानते हुए कि इससे लीहो के आधार को खोजने में अधिक मदद मिलेगी। इस बीच वह पृथ्वीवासी लीहो के घर पहुंचा। उसने लीहो की यादों को खंगालने में 1 घंटा बिताया और उसका घर पता लगाया। उसे पता चला कि लीहो का एक पुरुष पारिवारिक सदस्य है, लेकिन वह दूर रहता है। मूल रूप से लीहो अकेले ही रहता है। सरल शब्दों में लीहो गरीब या दयनीय है। उसका पेशा एक जगह जाने से जुड़ा है जिसे कहा जाता है स्कूल, और भी है। इस स्कूल में हर बार जब वह वहां जाता है कोई उससे झगड़ा करता है। मुंह यह जानकर बहुत खुश था क्योंकि वह मुख्यतः इस दुनिया में कुछ झगड़े ढूंढने ही आया था। उसने कहा कि वह सीधे झगड़े में कूद सकता है और हवा में घूंसा मारा। हालांकि उसे अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हुआ और उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद यह उस हैंडस्टैंड की वजह से था। उसके हाथ में दर्द से कंपकंपी हो रही थी और उसे यकीन था कि लीमो का शरीर अपनी मांसपेशियों का उपयोग करने का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। इसके बावजूद वह फिर भी हंसा क्योंकि उसे यह बहुत रोमांचक लगा, क्योंकि पिछली बार उसे मांसपेशियों में दर्द महसूस किए हुए 1000 साल हो चुके थे। अगले दिन स्कूल के शिक्षक और पुलिस उस जगह के खून से हैरान थे जहां लीहो गिरा। न्यू स्कूल जल्दी गया और हंगामे को अनदेखा कर दिया। वह इमारत में ऐसे घुसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह अपनी कक्षा में गया जहां उसे बुली मिल सकता था और जैसे ही उसने स्लाइडिंग दरवाजा खोला, जाने दिया, तो दरवाजा उसके चेहरे पर लगा। फिर वह अपने दर्द से कराहते चेहरे को पकड़कर सीधे बुली की ओर बढ़ा। अरे बेवकूफ लीहो, तुम क्या कर रहे हो? बदमाश ने पूछा। यूं पागलपन से उसे घूर रहा था। वह चलता रहा और बदमाश के सामने जाकर रुक गया। ये तुम हो, है ना? उसने पूछा। गुंडे ने सोचा कि वह पागल हो गया है और उसके चश्मे के बारे में पूछने लगा क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था। इस गुंडे ने म्यू के चेहरे पर मारा और कहा, क्या तुमने उन्हें बेच दिया बिना चश्मे के? तुम तो एक दादी से भी आसान निशाना हो। म्यू के मुंह से खून बह रहा था और उसने कुछ भी नहीं किया। मोमेंट। मुंह की लड़ाई के अपने नियम हैं। लड़ाई तभी शुरू होती है जब सभी पक्षों ने लड़ाई की इच्छा दिखाई हो और वह हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। इसीलिए कुंजी प्रतिद्वंद्वी की मंशा में निहित है और इसे सुनिश्चित करने का तरीका प्रतिद्वंद्वी के पहले हमले से होता है। जब वह धमकाने वाले से वह संकेत देखता है तो वह मुस्कुराता है क्योंकि वह अंततः वापस लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे हंसता हुआ देखकर धमकाने वाले ने उसे पागल कहा। मुंह ने अपना हाथ घुमाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने सीधे धमकाने वाले के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। हालांकि मुंह को अपने हाथ में फिर से दर्द महसूस हुआ। वह दर्द में कराह रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह मांसपेशियों में खिंचाव था। इस समय उनके प्रोफेसर ने सबके सामने लड़ाई करने के लिए उन्हें डांटा। सभी छात्र उन्हें देख रहे थे, लेकिन दोनों ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। उस समय बदमाश गुस्से में था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने लीहो को उसे मारने की हिम्मत करते देखा। फिर उसने मुंह की तरफ बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मुंह ने अपनी दोनों बाहों का उपयोग किया और खुद को ढक लिया। उसे यकीन था कि अगर उसका शरीर अच्छी स्थिति में होता तो वह गुंडे के मुक्के से बच सकता था। उसने अपनी तीसरी और चौथी जादू को सक्रिय किया। हालांकि यह तुरंत गायब हो जाता है क्योंकि उसके पास पृथ्वी मना नहीं है। गुंडे की मुट्ठी उसके चेहरे पर पड़ी और उसे कहा कि इधर उधर मत घुमा करो। मुंह ने खुद से कहा कि इस बार उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है और जब वह अपने हाथ, पैर या जादू का उपयोग नहीं कर सकता तो उसने अपने सिर का इस्तेमाल किया और दुश्मन की मुट्ठी को रोका। गुंडे के हाथ की हड्डी टूट गई जिससे वह चिल्लाने लगा पीड़ा से। फिर मुंह संतोष से मुस्कुराया, यह सोचकर कि पतली उंगलियों की हड्डियां खोपड़ी को नहीं हरा सकती। वह गुंडे को घूर रहा था क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि वह उसके सेंसेस में वापसी करने से पहले कुछ और करेगा। उसने गुंडे की तरफ दौड़ लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फिर से अपने सिर का इस्तेमाल किया और मानव शरीर के सबसे कमजोर बिंदु सोलर प्लेक्सस पर मारा। गुंडा बहुत जोर से चिल्लाया,
लेकिन मू अब भी संतुष्ट नहीं था और उसने एक और हमला करने का निर्णय लिया। उसने तब बदमाश के जबड़े पर ऊपर की ओर मारा और इस बार बदमाश कुछ नहीं कर सका। वह सिर्फ जमीन पर मुंह के सामने घुटनों पर गिर गया और बेहोश हो गया। कमरे के अंदर के छात्रों ने वीडियो और फोटो ली, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक कमजोर लड़का एक ताकतवर को हरा सकता है। उनमें से अधिकांश उलझन में थे, क्योंकि उन्हें याद आया कि कल लीहो को पीटा गया था और वह घर भागा था। मुंह खामोश था, बुली को घूरता रहा। लड़ाई खत्म होने और उत्साह थमने के बाद मुंह के लिए कुछ ऐसा होता है, महसूस करता है। वह लयबद्ध दर्द जो मारे गए हिस्से में धड़क रहा है। खून का चिपचिपा धात्विक स्वाद उसके थूक में मिल गया था। वह अचानक जोर से हंसने लगा, बावजूद इसके कि उसके दर्दनाक हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा कि यही था जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने धीरे से लड़ाई के लिए बदमाश को धन्यवाद दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और बदमाश के कान को काट लिया। फिर वह खड़ा हुआ और कान का हिस्सा थूक दिया जो उसने काट दिया। हर कोई हैरान था और कुछ तो उस दृश्य को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। वे चिंतित थे यह सोचकर कि लीहो इतना पागल आदमी है कि उसने बदमाश का कान। वो खून को अपने मुंह से पोंछते हुए मुस्कुरा रहा था। वह अभी भी गुंडे को घूर रहा था और घोषणा की कि उसे ऐसे मजेदार लड़ाई किए हुए काफी समय हो गया था। मुंह हमेशा उन पर अपनी छाप छोड़ता था जो उसे एक दिलचस्प लड़ाई देते थे। ये उसके आभार व्यक्त करने का तरीका था और उन्हें उन खिलौनों के रूप में चिन्हित करता था जो उसे खुशी दे सकते थे। उन्हें मुंह के खेल वाले खिलौनों का नाम दिया गया था। केवल मजबूत योद्धा ही लड़ाई के जरिए उसे खुशी दे सकते थे। स्वाभाविक रूप से मुंह के खेल कूद की वस्तुएं शक्ति का प्रतीक बन गई। हालांकि पृथ्वी पर इसे कुछ और ही कहा जाता था। इसी समय लीहो की लड़ाई की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। उनके लिए यह अजीब था, क्योंकि खबर में कहा गया कि एक बदमाश को उस बच्चे ने पीटा जिसे वह तंग कर रहा था और लड़ाई में हारने वाले को नपुंसक कर दिया गया। एक 911 कॉल किया गया और बदमाश को वाहन के अंदर ले जाया गया ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। मुंह ने इसे देखा और उसके लिए मोबाइल उपचार सेवा देखना अच्छा था। जब एम्बुलेंस चली गई तो मुंह ने हाथ हिलाया और कहा, फिर मिलते हैं। उसी समय कक्षा के प्रोफेसर पहले से ही उसके पास खड़े थे। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। उसने मुंह को शिक्षक के कार्यालय जाने का आदेश दिया। जब वे ऑफिसर के पास पहुंचे तो शिक्षक गुस्से में थे, पूछते हुए कि क्या मुंह अपने होश में था। दिमाग। शिक्षक गुस्से में मुई को मारने वाले थे और मुई इस इंतजार में बहुत खुश थे कि उन्हें मारा जाएगा। हालांकि शिक्षक ने जारी नहीं रखा और बस कहा कि छात्रों से बात करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने म्यू को आदेश दिया कि वह अपने माता पिता को बुलाए और उन्हें स्कूल लाए। फिर उन्होंने म्यू को जल्दी जाने की अनुमति दी और हंगामा न करने को कहा। म्यू मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह उलझन में था कि प्रोफेसर ने उसे क्यों नहीं मारा। इस बीच वह घर वापस जाने के लिए सड़क पर चलने लगा। फिर भी वह इस बात को लेकर उलझन में था कि प्रोफेसर का जल्दी जाने के बारे में कहने का क्या मतलब था, लेकिन उसके लिए इसका मतलब बेस पर लौटना हो सकता है। उसका हाथ कांप रहा था। वह इसे देखते हुए कह रहा था कि उसे नुकसान से उबरने के लिए समय चाहिए, इसलिए उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि प्रोफेसर ने उसे जल्दी छुट्टी दे दी। इसके अलावा वह मानता है कि उसे अपनी कमजोर काया के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए बहुत कुछ करना है और वह आशा कर रहा था कि वह कम से कम इस दुनिया में अपनी मना का उपयोग कर सके। मानवता से परे की शक्ति को मना कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे छी या चक्रा कहा जाता है, लेकिन अधिकांश देवता इसे मना कहते हैं। वह जीवन शक्ति जो प्रकृति में हर जगह मौजूद है, वह माना। ये कुछ दुनियाओं में मनुष्यों को शिकारी और अन्य में जादूगर बनने में सक्षम बनाता है, लेकिन पृथ्वी पर माना मौजूद नहीं है, इसलिए जादू और कौशल नहीं हो सकते हैं। इसका उपयोग किया। मिया ने इस बार इसे आजमाया, लेकिन उसे अभी भी सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे अपने तीसरे और चौथे जादू के बिना लड़ने के लिए अनुकूल होना होगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसने तय किया कि वह अस्थायी रूप से अपने विश्व में वापस जाएगा, मानते हुए कि ठीक होने में समय लगेगा। केवल कुछ सेकंड के बाद वह क्षेत्र में प्रकट हुआ। वह चौंक गया जब उसने लीहो की आत्मा को खेलते देखा। योंग। लीहो ड्रैगन से नीचे उतरे और म्यू से योंग को देने के लिए कहा, क्या तुमने उसे मुझे दूसरी दुनिया में भेजने के लिए नहीं बुलाया था? वैसे जब तुम इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे भी दे दो, लीहो ने कहा। उसने चुपके से हंसते हुए सोचा कि वह एक ड्रैगन के साथ किसी अन्य दुनिया पर हावी हो सकता है। मुंह ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। फिर उसने कहा कि लीहो कितना अजीब व्यक्ति है। उसने लीहो के शरीर को विशाल हाथ से लपेट लिया और लीहो हिल गए और मुंह से पूछा कि वह क्या कर रहा है। मुंह बस मुड़ा और जवाब दिया कि वह लीहो को दूसरी दुनिया में भेज देगा। इस बीच वे लूसीफर के क्षेत्र में पहुंचे, जो दूसरे में रैंक। लूसीफर खड़ा था और उसने पीछे लोगों के चलने की आहट सुनी। उसने अपना सिर मोड़ा और कहा, नहीं। फिर योंग ने उसे बताया कि उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा था। उसी समय मुंह ने घोषणा की, हाँ। उन्होंने लूसीफर को गेट खोलने का आदेश देते हुए लीहो की ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने योंग को दूसरी दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया था। तुम्हें यह फैसला करने का हक कैसे मिला? लूसीफर ने पूछा। मुंह ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह सबसे शक्तिशाली था और उसने लूसीफर से कहा कि अगर कोई समस्या है तो उस पर वार करे, क्योंकि वह तैयार था। अभी भी लूसीफर गुस्से में कांप रहा था, यह सोचकर कि मुंह कितना बेवकूफ और मूर्ख था, जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन ताकत। म्यू उसके पास गया और उसे एक तरफ हटने को कहा ताकि वह खुद ही इसे कर सके। म्यू ने क्षेत्र को छुआ, जबकि लूसीफर ने उसे याद दिलाया
कि दूसरे देवता के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना देवताओं के बीच वर्जित है, और यदि भगवान प्रभारी नहीं है और उसे छूता है तो बाधा सक्रिय हो जाएगी। मुंह द्वारा अधिकार क्षेत्र को तोड़ दिया गया था और इसे देखकर लूसीफर हक्का बक्का रह गया। हमेशा नहीं, क्यों? क्या आपने कभी कोशिश की? आलसी मुंह। लूसीफर ने तब उससे कहा, यही दुनिया के नियम है। मुंह ने उसे अनसुना कर दिया और लीहो को बुलाया। फिर उसने लीहो को अंदर जाने का आदेश दिया, लेकिन लीहो था उलझन में। फिर मुंह ने अपनी बाहें मोड़ ली और कहा, तुमने कहा था कि तुम जाना चाहते हो, सही? वो दूसरी दुनिया है। फिर लीहो ने ड्रैगन के बारे में पूछा, लेकिन मुंह ने उसे बताया कि वह दूसरी दुनिया में एक ढूंढ ले, क्योंकि योंग योंग उसका है। लीहो अपनी असली मंशा बताने वाला था कि वह दूसरी दुनिया पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन फिर मुंह ने उसे धक्का दे दिया और घोषणा की कि आजकल के बच्चे उस चीज के लिए मेहनत नहीं करना चाहते जो वह चाहता था। फिर वह चला गया और लूसीफर से कहा कि लीहो का अच्छे से ख्याल रखे। लूसीफर गुस्से में था, वह गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लूसीफर मूल रूप से अपने क्षेत्र प्लैनेट एल्मर से आया था। वह पहले राक्षस राजा के रूप में जाना जाता था और सभी जीवन के शीर्ष पर खड़ा था। घमंड में उसने उस सत्ता को चुनौती दी जिसे भगवान कहा जाता था, और अपनी अत्यधिक उत्सुकता के कारण उसने भगवान को मार दिया। फिर उसने भगवान की स्थिति ली और अन्य देवताओं को हराकर सर्वोच्च सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह देवताओं का देवता बन गया, परम एब्सोल्यूटा, उन्हें अजेय, सर्वोच्च, पौराणिक और अद्वितीय, विनाशकारी, फिर भी मायावी, अनंत और परे जाने वाला। हमेशा वो अद्भुत था जब तक कि मुंह उपस्थित नहीं हुआ। यही कारण था कि लूसीफर मुंह से इतना नाराज था, और निश्चित रूप से जब समय आएगा तो उसके पास मुंह को हराने की योजना थी। जबकि मुंह और जंग अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे, एक एक आंख वाला राक्षस जीव उनका पीछा कर रहा था। उसी समय लीहो का बुली अस्पताल के बिस्तर पर बैठा गुस्से में कांप रहा था। अपनी नाराजगी के कारण उसने लीहो को मारने की कसम खाई। वह सोचता है कि वह बहुत तगड़ा है, लेकिन वह पहले ही खत्म हो चुका है। उसने बोला। उसने किसी नाम का चोल को फोन करने का फैसला किया और अपना फोन उठाया। एक लड़का अपनी मुक्केबाजी की ट्रेनिंग में व्यस्त था। यह लड़का राष्ट्रीय खेल महोत्सव युवा डिवीजन मुक्केबाजी मिडिलवेट चैंपियन 1100 एकाधिक कांग चोल है। कांग चोल ने फोन की आवाज सुनते ही अपनी ट्रेनिंग रोक दी। घंटी बज रही थी। उसने सिर घुमाया और पूछा कि कौन फोन कर रहा है। एक अन्य व्यक्ति फोन की ओर बढ़ा और जवाब दिया कि वही फोन बज रहा है। उसने फिर फोन उठाया और कहा, हाँ, क्या हाल है? वो गुआक चोल है। उसके पास 2 साल का बॉक्सिंग अनुभव था और उसने 14 स्पैरिंग सत्र किए थे। ह्यूंग, ये मैं हूं। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई है, क्या तुम्हें नई नहीं चाहिए? धमकाने वाला बोला। गुआक चोल एक पल के लिए भ्रमित था, लेकिन उसने अचानक मुस्कुराते हुए धमकाने वाले से कहा कि सीधे ही चला जाओ। अगले दिन बुली क्लास में आया। जब वह अंदर गया, उसने छात्रों को यह सोचते हुए सुना कि वह दूसरों को तंग करने के बाद कैसे पिट गया। जब उसने लोगों को उसे कमजोर कहकर मजाक बनाते हुए सुना तो वह गुस्से में कांप रहा था। उसने अचानक अपना बैग जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, क्या तुम लोग इतनी जोर से फुसफुसा रहे हो कि मैं सुन सकूं? तुम लोग कायरों, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे सीधे मुकाबला करो। एक महिला कक्षा अध्यक्ष खड़ी हुई और सीधे धमकाने वाले को देखा। फिर उससे कहा कि वह छोड़ दे और बस बैठ जाए या बाहर निकल जाए। बदमाश उस पर गुस्सा हो गया और उसने उससे पूछा कि क्या वह पागल हो गई है। उसने एक कुर्सी उठाई और उससे पूछा कि क्या वह मरना चाहती है। प्रोफेसर, जो एक बड़ा आदमी था, कक्षा में प्रवेश किया और उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। वह बोर्ड की तरफ गए और अध्यक्ष से पूछा कि वह क्यों खड़ी है। कक्षा अध्यक्ष वापस बैठ गई और जवाब दिया, कुछ नहीं। अरे क्लास प्रेसिडेंट, आज स्कूल के बाद मुझे एक पल के लिए मिले, शिक्षक ने कहा। महिला ने फिर उससे पूछा, क्यों? इस बीच स्कूल के बाद क्लास अध्यक्ष बड़े शिक्षक के पास कारण जानने गए। पता चला कि शिक्षक चाहते थे कि वह लीहो को देखे, क्योंकि लीहो कक्षा में नहीं आया था और फोन का जवाब नहीं दिया था। कॉल। फिर उसने महिला को अलविदा कहा और उससे वादा किया कि वह उसके सीनियर वर्ष के लिए उसको एक शानदार सिफारिश पत्र लिखेगा। महिला बहुत परेशान थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। कुछ मिनटों के बाद वह ली के घर पहुंची। हो, उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया और उसने लीहो को उल्टा पड़ा देखा। लीहो की आंखें सफेद थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे महिला को लगा कि वह पहले ही मर चुका है। फिर महिला ने 911 पर कॉल किया और लीहो को भर्ती कराया। अस्पताल। लीहो का शरीर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और अस्पताल में 1 घंटा बिताने के बाद मुंह अंत में लीहो के शरीर के पास लौटे और हैरान रह गए जब उन्होंने खुद को एक अलग जगह पर पाया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी कक्षा के अध्यक्ष उनके बगल में बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी कलाई पर डेक्सट्रॉस देखा। उन्हें इस चीज के बारे में कोई समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि इसके कारण कुछ उनके शरीर में सीधे आ रहा था, उनके नसों। उसे यकीन था कि यह पोषक तत्व थे और उसे लगा कि उसका शरीर इसे तेजी से अवशोषित कर रहा है, जिससे उसे मदद मिल रही थी स्वस्थ हो सके। उसे लगा कि यह जादू नहीं था, लेकिन वह इसके प्रभाव से प्रभावित था। अचानक वह मुस्कुरा उठा जब उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी के पास कुछ अच्छी चीजें हैं। इसके बाद सब कुछ। क्लास अध्यक्ष ने सोचा कि वह अचानक हंसी के लिए पागल है। कक्षा के शिक्षक ने मुझसे कहा कि स्कूल वापस जाओ।
उन्होंने कहा कि पहले उन्हें ढूंढो, वह बार बार कहते हैं, इसलिए मैं कॉल करूंगा। मुंह उठता है और उस महिला को देखता है और सोचता है, क्या वही है जिसने उसकी मदद की। महिला जाने ही वाली थी, लेकिन तभी मुंह ने कहा कि उसके पास एक सवाल है। महिला ने उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन वह जल्दी में थी, इसलिए उसने कहा कि वह जल्दी करें। अभी मुंह सोच रहा था कि उसे पृथ्वी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए उसे अधिक जानकारी की जरूरत थी। उसने फिर उस महिला से पूछने का फैसला किया कि वह अपना शरीर कहाँ प्रशिक्षण कर सकता है, क्योंकि वह जानता था कि ताकतवर बनना उसकी पहली प्राथमिकता है। पूछते समय उसने अपनी कलाई पर लगी डेक्स्ट्रोज खींच ली। महिला उसे देख रही थी और उससे पूछा कि क्या उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे हैं। इस बीच देर दोपहर में मुंह अपने प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए पार्क गया। ये वह जगह है जिसे क्लास अध्यक्ष ने सुझाया था, क्योंकि मुंह ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। मुंह पहले से 1 घंटे के लिए प्रशिक्षित कर चुका था और उसे इसे करने में संतोष महसूस हुआ। उसे याद आया कि उस महिला ने कहा था कि इस जगह को संसाजांग कहते हैं। वह इतने पेशेवर प्रशिक्षण उपकरण देखकर हैरान था, क्योंकि 4000 साल पहले उसके समय में ये चीजें नहीं थीं। उस समय वह केवल पत्थर घुमाना, चट्टान पर चढ़ाई करना और गड्ढे खोदना ही करता था। उसके लिए यह सब एक साधारण आदिम प्रशिक्षण विधि थी। जब वह पैर के उपकरण का अभ्यास कर रहा था और इसे सही तरीके से उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, किसी ने उसकी पीठ पर एक छोटा पत्थर मारा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि यह गुंडा था, जो आगे चलकर पता चला कि चोल था। मैंने तुम्हें खोजने के लिए पूरे मोहल्ले में ढूंढा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या? बदमाश ने कहा। मुंह ने पत्थर उठाया और उनसे पूछा कि किसने उस पर फेंकने की हिम्मत की थी। बदमाश ने फिर जवाब दिया कि वही था। वह अब अपने चचेरे भाई की मदद से बदला लेने का आत्मविश्वास रख रहा था और बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मुंह ने बिना कोई चेतावनी दिए उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। बदमाश तुरंत जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्ला उठा। मुंह ने मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि उसने एक अग्रिम हमला किया था। उसी समय दिव्य क्षेत्र में योंग ने देवताओं को एक सामान्य बैठक के लिए एकत्रित किया। योंग पसीना पसीना हो रहा था और नर्वस था। वह एक कागज पकड़ रहा था और उसने बैठक शुरू करने की घोषणा की। उसने सभी को बताया कि वह अपने स्वामी मुंह का संदेश सुनाएगा। इससे पहले कि वह शब्द कह पाता, शैतान ने उसका ध्यान खींचा। शैतान का आभा अंधकारमय था। वह गुस्से में था जब उसने योंग से पूछा कि वह क्या कर रहा था। योंग घबरा गया और उसने जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं किया और केवल अपने स्वामी का संदेश देने के बाद चला जाएगा। फिर उसने कागज उठाया और उसे पढ़ा। म्यू ने कहा, हमेशा की तरह अगर आपको कोई योग्य लड़ाई के लायक लगे तो रिपोर्ट करें। बस इतना ही। सब कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अचानक लूसीफर ने मेज पर मुक्का मारा, जिससे वह टूट गई। इसका मतलब ही क्या है? मैं पहले से ही इन बेवकूफी भरी बैठकों से परेशान हूं और अब वह आने की भी परवाह नहीं करता। क्या हम सच में इसके साथ ठीक हैं? वह कहा। फिर भी अन्य देवताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लूसीफर गुस्से में था। दिव्य राज्य में तीसरे स्थान पर दिव्य धनुर्धर सोजोजोजो ने कहा, ये बैठकें दुनिया की सुनिश्चितता के लिए होनी चाहिए। स्थिरता। जब कोई असामान्यता आती है जिसे पृथ्वी देवता संभाल नहीं सकते, तो हमें इसमें शामिल होकर इसे हल करना चाहिए। लेकिन क्या यह हास्यास्पद नहीं है? उसका उपस्थित न होना वाकई निराशाजनक है। लूसीफर गुस्से में खड़ा हो गया और कहा कि असली समस्या यह है कि दुनिया को बनाए रखना म्यू के लिए सिर्फ एक और खेल जैसा लगता है, और उसे डर है कि म्यू की लापरवाही के कारण पूरा प्रणाली ध्वस्त हो सकता है। हम्बरों। उन्होंने जोड़ा कि सबसे बुरी बात जो म्यू ने की वह थी उनके तथाकथित समाधान, जो चीजों को और बदतर बना देंगे। वह अपने बगल में खड़े साइक्लोप्स की ओर देख रहे थे और उन्हें 1000 साल पहले उनके ग्रह साइक्लोप्स के साथ क्या हुआ था याद दिलाया। पहले साइक्लोप्स के देवता दैवीय क्षेत्र में 9वें स्थान पर हैं। जब उन्होंने जो कुछ हुआ था उसे याद किया तो उनका गुस्सा फिर से लौट आया। फिर 1000 साल पहले ग्रह साइक्लोप्स पर शून्य जीव द्वारा हमला किया गया था। शोगोथ। जब शोगोथ ग्रह पर हमला कर रहा था, म्यू आया, लेकिन वह नशे में था, जिससे शोगोथ को ग्रह का एक हिस्सा निकलने का लाभ मिला। ग्रह के अनुसार, लूसीफर के अनुसार, अगर उन्होंने साथ मिलकर काम किया होता तो वे नुकसान को कम कर सकते थे। वह गुस्से में कांप रहा था जब उसने घोषणा की कि वह और नहीं देख सकता कि मुंह चीजों को नष्ट कर रहा है। उसके लिए मुंह ईश्वर बनने के योग्य नहीं है। योंग यह सुनकर परेशान हो गया, लेकिन निश्चित रूप से वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह लगभग रो पड़ा, यह सवाल करते हुए कि उसे यह परीक्षा क्यों सहन करनी पड़ रही है, और उसे उम्मीद थी कि उसके स्वामी मुंह जल्द ही लौट आएंगे। पार्क में वापस ली होगा गुंडा मुंह पर उसे मारने के लिए नाराज था। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा कजिन कौन है? वह एक बॉक्सर है। बेवकूफ, तुम्हारा काम तमाम है, उन्होंने कहा। क्वाकचोल ने फिर मुंह से कहा, तुम्हारे हाथ बहुत तेज हैं। तुम कौन सा खेल खेलते हो? मुंह मुस्कुरा रहा था जब उसने जवाब दिया कि वह खेल नहीं खेलता, लेकिन लड़ता है। क्वाकचोल ने अपना गम थूका और तेज हंसी में कहा कि यह कुछ मिडिल स्कूल सिंड्रोम जैसा लगता है। उसने फिर अपने हाथ तैयार किए और मुंह को स्पार के लिए चुनौती दी। फिर उसने सीधे मुंह के चेहरे पर मुक्का मारा, और उसकी मार इतनी जोरदार थी कि थोड़ा धुआं हुआ। हालांकि वह भ्रमित था। जिस पल उसने मुक्का मारा, उसने देखा कि मुंह ने उसके मुक्के को अंत तक देखा, लेकिन जानबूझकर उसे लिया। मार। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मुंह कभी भी पहले हमले से नहीं बचता। क्या हाथों से लड़ाई तुम्हारी चीज है? मुंह ने पूछा। क्वाकचोल हैरान रह गया। मुंह ने उसकी मुट्ठी की स्थिति कॉपी की और उससे पूछा,
कि क्या वह सही काम कर रहा है। ग्वाकचोल फिर मुस्कुराता है, यह सोचते हुए कि मुंह उसे अजीब तरह से नकल कर रहा है। मुंह एक पंच मारता है और ग्वाकचोल अपने हाथ से हमले को रोक देता है। ये कैसी पागलपंती भरी मुक्काबाजी थी? ग्वाकचोल ने पूछा। जब उसने अवास्तविक शक्ति महसूस की तो क्या इस तरह किया जाता है? मुंह ने चौड़े मुस्कान के साथ पूछा। प्रभाव के क्षण में उसने अपनी बांह की मांसपेशियों को जितना संभव हो सके उतना तनाव में रखा। उसकी बांह दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना चुना क्योंकि उसके लिए यह अद्भुत था। वह रोमांचित था, वह लार टपका रहा था। उसने पहले कभी उन कमजोरों से इस तरह की ताकत महसूस नहीं की थी जो छूने पर ही टूट जाते थे। उनके खिलाफ उसने अचानक अपनी बेल्ट खींची और उसे अपनी कलाई पर लपेट लिया। उसने खुद से कहा कि उसे उस शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जो उसके पास है, भले ही वह लड़ाई कर रहा हो। अभी के लिए वह बेल्ट का उपयोग अस्थायी हिमंतस के रूप में करना चाहता है, जो प्राचीन ग्रीक बॉक्सिंग पट्टी है जो 4 मीटर लंबी कम चमड़े से बनी होती है। क्या बात है भाई, तुमने कहा था कि तुम ईमानदारी से लड़ोगे, बदमाश ने अपने चचेरे भाई से कहा। ग्वाकचोल उस पर नाराज हुआ और उसे चुप रहने और दूर रहने के लिए कहा। उसने हल्के से मुस्कुराया और मुंह से कहा, तुम सच में सोचते हो कि तुम ऐसे जीत सकते हो जैसे यह? फिर उसने मुंह पर कई बार मुक्के मारे, जबकि उसने कहा कि मुंह की रक्षा एक मजाक है। उसका मुक्का तेज और सटीक था, लेकिन मुंह के लिए बहुत ही अनुमानित था। जब वह मुक्का मार रहा था, मुंह उसके मांसपेशियों की गति को देख रहा था। इससे वह ठीक ठीक समझ सकता था कि ग्वाकचोल कहां निशाना लगा रहा है। ग्वाकचोल हंसा और जोर से पंच मारा, लेकिन फिर मुंह ने उसे अपने मुट्ठी से रोक लिया। ग्वाकचोल हैरान रह गया। वह फिर दर्द में चिल्लाया, जबकि मुंह देख रहा था उसे। मुंह अचानक मुस्कुराया जब उसने देखा कि ग्वाकचोल और वह बदमाश एक ही हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं मजेदार थीं। उसने फिर ग्वाकचोल की गर्दन पर मुक्का मारा और ग्वाकचोल तुरंत बेहोश हो गया, जिससे बाकी लोग चौंक गए। धमकाने वाला। फिर उसने मुंह की तरफ देखा और उसके डरावने रूप को देखा। अब क्या हम इसे खत्म करें? मुंह ने कहा, लेकिन धमकाने वाला पहले से ही डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। मुंह बुली की तरफ बढ़ा और बुली उससे प्रार्थना करने लगा कि वो और करीब ना आए। मुंह ने फिर सोचा कि बुली अब लड़ने की इच्छा नहीं रखता। क्या तुम लड़ने वाले नहीं हो? अगर मैं हार मान लूं तो यहीं पर यह खत्म होगा, उसने कहा, जिससे बुली को लगा कि वह अब और नहीं लड़ेगा। हालांकि मुंह ने उसे जोर से मुंह पर घूंसा मारा। वह अपने चेहरे को हाथों से ढककर दर्द में चिल्ला रहा था। मुंह ने उसे कई बार मारा और कभी भी उसे मौका नहीं दिया कि वह बोलने लगे। उसका चेहरा सूज गया था, उसकी नाक से खून टपक रहा था। वह दर्द में रोने लगा, लेकिन मुंह नहीं रुका। मुंह उसके सामने खड़ा हुआ और अपना घुटना उठाते हुए कहा, तुम वाकई निर्दयी हो, तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। बदमाश उसके पास पड़ा था, ग्वाकचोल। वे बहुत कमजोर था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुंह ने उसे छोड़ने का फैसला किया और ग्वाकचोल के कान को काटा, फिर चला गया। वह मुंह के जाने को घूरता हुआ उसे गालियां देने के शब्द कह रहा था। उसी दौरान मुंह वापस ली होकर कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे लड़ाई का मजा आ रहा था। हालांकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर इतनी आसानी से टूट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वर्तमान मांसपेशियां इतनी आसानी से फट जाएंगी। वह इस भावना को बनाए रखना चाहता था, लेकिन यह शर्म की बात थी कि धारणा लगातार बाधित हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसने अस्थायी रूप से अपनी मूल दुनिया में वापस जाने और योंग योंग से कही बात वापस लाने का फैसला किया। के बारे में कंपन हुआ जबकि वह प्रक्रिया में था। अचानक यह रुक गया और उसने कुछ महसूस नहीं किया, तो उसने अपनी आंखें खोलने का निर्णय लिया और खुद को उसी स्थान पर पाया। वह भ्रमित था कि यह काम क्यों नहीं कर रहा था। उस समय जब मुंह एल्मर के क्षेत्र में गया था, भगवान लूसीफर ने उसे गुस्से से कांपता हुआ छोड़ दिया था। जैसे ही वह योंग की ओर सवारी कर रहा था, योंग ने उससे पूछा कि क्या उसकी पृथ्वी की यात्रा अच्छी रही। मुंह ने फिर जवाब दिया कि वह बहुत संतुष्ट था, बस उसका शरीर बहुत ज्यादा था कमजोर। उसने अपनी बाहें बांध लीं और योंग को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द एक रिकवरी मैजिक ऑन अर्ब लाए। मैजिक ऑन अर्ब एक वस्तु है जिसमें जादू होता है, जिसका उपयोग एल्मर ग्रह जो लूसीफर के अधीन है या अन्य ग्रहों पर किया जाता है। वे ग्रहों पर आम वस्तुएं होती हैं जहां पर मना बहुतायत में होती है, लेकिन पृथ्वी पर यह केवल ईश्वरीय आशीर्वाद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या मनमानी। इसलिए पूरे मानव इतिहास में केवल कुछ ही लोग उनका उपयोग कर सके और उन्हें मनुष्य द्वारा देवताओं के समान माना गया। उस समय मुंह ने इसे मांगा। योंग ने वादा किया कि वह इसे अगली बार जाने से पहले तैयार करेगा। इसके बाद मुंह योंग से उतर गया, जबकि योंग ने उससे नियमित बैठक के बारे में पूछा। फिर मुंह ने अपने शॉर्ट्स के अंदर कुछ पकड़ा, जबकि कह रहा था कि उसने इसे तैयार किया है। जैसा कि उसने समझाया कि योंग बहुत शिकायत करेगा। यह पता चला कि वह उसका पत्र था। फिर वह सीधे पृथ्वी ग्रह पर गया और उसे तब तक छूता रहा जब तक उसकी आत्मा गायब नहीं हो गई, जिससे उसका शरीर बेहोश हो गया। उसी समय एक आंख वाले राक्षस ने सब कुछ देखा और लूसीफर ने प्राप्त किया कि रिपोर्ट। उसे नहीं पता कि मुंह क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि मुंह के कुछ समय तक लौटने की योजना नहीं है, क्योंकि वह नियमित बैठक के लिए भी नहीं आया। वह गंभीर था, लेकिन अचानक हंसा और कहा कि यह 1000 वर्षों में एक बार का अवसर है। उसने फिर अपनी जादूगरी सक्रिय की, एक जीवन टैक्सीडर्मी, और इसे योंग पर लक्षित किया। योंग सतर्क हो गया। वह तुरंत दूर चले गया और हर वार से बचा। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्या यह पृथ्वी भगवान के खिलाफ युद्ध की घोषणा है? योंग ने पूछा। फिर लूसीफर ने अपने पंखों का उपयोग किया और उड़ गया। फिर उसने घोषणा की कि वह पृथ्वी भगवान को देवत्व के स्थान से बाहर निकाल देगा। शरीर
उसने घोषणा की कि यह एक युद्ध होगा। ये सुनते ही योंग ने अपनी संकुचित सांस छोड़ी और लूसीफर की ओर उड़ाई। लूसीफर ने हमले को मोड़ दिया और लपटें चारों ओर घूमकर विस्फोट कर गईं। सोल साथ में अपना आत्मरक्षा आभा मंडल डालती है ताकि उन्हें बचा सके, लेकिन वे फिर भी विस्फोट से प्रभावित होते हैं। पोलीमॉर्फ रिलीज, योंग बोला। उसकी आभा बदल गई, लेकिन लूसीफर बिल्कुल भी डरा नहीं और यहां तक कि आत्मविश्वास से कहा, तुम अगला हो और तुम्हारे बाद तुम्हारा गुरु। योंग ने फिर जवाब दिया, कोई अगला नहीं है। सोसो ने अचानक निराशा में सांस छोड़ी। उसने अपने हाथ बांध लिए और योंग और लूसीफर से कहा कि वे सही माहौल में नहीं थे। एक उचित मुलाकात। लूसीफर ने योंग पर उसी जादू का इस्तेमाल करके हमला किया और इस बार योंग को चोट पहुंची। सोसो ने फिर जाने का निर्णय लिया, लेकिन लूसीफर ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह किस पक्ष की है, समर्थन कर रही थी। फिर सोसो ने जवाब दिया कि इससे उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने बस लूसीफर को उसे छेड़ित करने की अनुमति दी। ट्रस्ट। लूसीफर ने फिर उससे कहा कि वह रास्ते से हट जाए और उसने उन देवताओं को आदेश दिया जो युद्ध का विरोध कर रहे थे आगे आने के लिए। उसे पूरा विश्वास था कि वह अकेले इस लड़ाई को संभाल सकता है। योंग ने फिर उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह पृथ्वी के देवता को हरा सकता है। लूसीफर मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हारा मतलब तुम्हारे मास्टर से है जिसने एक कमजोर शरीर को टेक ओवर किया था। पृथ्वी के निवासी। योंग ये जानकर हैरान था कि लूसीफर को इसके बारे में पता था। अपनी शक्ति पर घमंड और सतर्कता की अनदेखी केवल आपको ले जाएगी, ऐसा लूसीफर ने जोड़ा। योंग नाराज था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूंछ से लूसीफर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लूसीफर शांत था और उसने योंग की पूंछ काट दी। लूसीफर फिर घोषणा करता है कि वह अभी भी पृथ्वी तक पहुंच सकता है जब तक योंग जीवित है। उसने हंसकर कहा कि वह पृथ्वी पर म्यू को नष्ट कर देगा, यह जानते हुए कि म्यू अभी एक कमजोर शरीर में है। योंग निराश था। वह लगातार लूसीफर की हंसी सुनता रहा। वह गुस्से में कांप रहा था, लेकिन जाहिर है उसके पास लूसीफर को रोकने की ताकत नहीं थी। धरती पर ग्वाक चोल अपनी ट्रेनिंग पर गया और वह कांप रहा था जब उसके कोच ने उसे लड़ाई में पड़ने के लिए डांटा, जबकि उसे पता था कि प्रतियोगिता बस आने ही वाली थी। ओह सच में, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक न हो जाए वापस मत आना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कोच ने गुस्से से कहा। ग्वाक चोल ने मुड़कर देखा और जो हुआ उसके लिए मुंह को दोष देते हुए चला गया। जैसे ही वह जाने वाला था, कांग चोल आ गया। कांग चोल उसकी चोटें देखकर हैरान था। उसने ग्वाक चोल से पूछा कि क्या हुआ और वह जवाब देने में हकलाने लगा। प्रतिक्रिया। फिर उसे कुछ एहसास होता है। उसे सहायता मांगने का विचार आता है। कांग चोल। उसने उसे बताया कि आजकल के बच्चे डरावने होते हैं। उसने समझाया कि उसका चचेरा भाई परेशान किया जा रहा था, इसलिए उसने उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि वे उसे घेर कर पीटने लगे। वह नकली रोते हुए कहने लगा कि उन बच्चों ने उसकी बांह और कान को बुरी हालत में छोड़ दिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि कांग चोल ने सामान्य रूप से उससे निकलते हुए कहा कि उसे प्रतियोगिता से पहले अधिक सावधान रहना चाहिए था। कांग चोल ने यह भी सुझाव दिया कि उसे लड़ाई के बजाय अतिरिक्त स्पैरिंग सत्र करना चाहिए। ग्वाक चोल नाराज था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल गई जब कांग चोल ने फिर से बात की। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने सोचा कि कांग चोल ने उसके नकली आंसू देख लिए हैं। वो आदमी असल में है कौन? कांग चोल ने पूछा। मुंह के दृष्टिकोण से वह इस बात को लेकर उलझन में था कि वह अपने असली शरीर में क्यों नहीं लौट पा रहा है। उसे अजीब लग रहा था और वह जानता था कि केवल एक परिदृश्य है जब उसका शरीर वापस नहीं लौटेगा, तभी जब असली शरीर क्षतिग्रस्त हो। उसने सोचा कि उसके शरीर की रक्षा की जानी चाहिए। योंग, और अगर यह योंग नहीं था तो भी उसे यकीन था कि उसकी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें ज्यादा नहीं होंगी। वो अचानक चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि हो सकता है सभी दूसरे देवता एकजुट होकर हमला करने के लिए तैयार हो गए हों। उसने फिर अपनी मुट्ठियां भींची और खुद से कहा कि उसे और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह गुस्से में कांप रहा था क्योंकि उसने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया। उसने गुस्से में तकिए पर मुक्का मारा और कहा कि उन देवताओं को उसे चुनौती दिए हुए काफी समय हो गया है और निश्चित रूप से वह फिर से उनसे लड़ना चाहता है। उन्होंने तकिए पर कई बार घूंसा मारा और कहा, कृपया मेरी मौजूदगी में लड़े। वह रुके, लेकिन वह अभी भी नाराज थे। उन्होंने खुद को शांत किया और विश्वास किया कि योंग ऐसा नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। आसानी से। फिर भी वो बस बैठकर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने तय किया कि वह अभी जो कर सकता है वह करेगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी पार्क गया कुछ व्यायाम करने और फिलहाल हाथों के अलावा मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन मांसपेशियों का उपयोग करके जिन्हें वह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, उसे उनमें दर्द महसूस होता है, लेकिन उसे इसके बारे में अच्छा लगता है। वह अचानक हंस पड़ा, जिससे आसपास के लोग सोचने लगे कि वह पागल। उसने चौंक कर देखा जब उसने सुना कि कोई उससे बात कर रहा है। दुर्भाग्यवश वह नीचे गिर गया और उसने देखा कि कक्षा अध्यक्षा उसके पास खड़ी है। उसने पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं गया। म्यू ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और उससे पूछा कि क्या उसे सचमुच कक्षा में शामिल होना जरूरी है। ये शरीर की कसरत के लिए सही जगह नहीं है ना? उसने पूछा। महिला ने आह भरी और उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। म्यू ने फिर कहा कि वह मजबूत होना चाहता है, इसलिए वह प्रशिक्षण करता है। महिला ने फिर सवाल किया कि वह मजबूत क्यों होना चाहता है और उसने जवाब दिया कि वह बेहतर लड़ना चाहता है क्योंकि वह अभी इतनी कमजोर है कि लड़ ही नहीं सकता। वह बताता है कि उसका शरीर पूरी तरह से अप्रशिक्षित है, इसलिए उसे इसे मजबूत बनाना है। उसे चोट लगी हुई है,
इसके अलावा उसकी बाजू पहले से ही खराब है। भले ही उसने कुछ ही लड़ाइयां की हैं, जिम में ताकत की ट्रेनिंग के साथ उसे लगता है कि वह और लड़ाई कर सकेगा। उसे यह भी यकीन था कि और लड़ाई करने से उसका शरीर बेहतर हिलेगा। वह घंटों लड़ाई की बात कर रहा था, जिससे उस महिला को लगा कि वह पागल है। वह सोच रही थी कि वह ली हो को स्कूल कैसे वापस भेज सकती है। फिर उसने एक तरीका समझा और पूछा, अगर लड़ने के लिए कोई नहीं है तो प्रशिक्षण का क्या मतलब? उसने उससे कहा कि वह बस अकेला ही कसरत कर रहा है, इसलिए कोई उसे चुनौती नहीं देगा। उसने सुझाव दिया कि उसे लोगों से मिलना चाहिए, कुछ विवाद खड़े करने चाहिए और फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर वह खड़ी हुई और मुंह से कहा कि उसे कल से स्कूल आना चाहिए और चीजों को अपना न बनने देना चाहिए। समस्या। फिर वह वहां से चली गई और मुंह उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी बात में दम है। उसने निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों से उसने पिछली बार लड़ाई की थी वे शायद फिर से नहीं आएंगे, इसलिए उसे खुद ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी ढूंढने होंगे। निश्चित रूप से उसे लगता है कि अपने शरीर के ठीक होने का इंतजार करते हुए किसी से लड़ाई करने के लिए खोज करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर वह खड़ा हुआ और घोषणा की, क्या मुझे कल से उस जगह जिसे स्कूल कहते हैं वहां जाना चाहिए? अल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा था, और उसने कहा, दूसरे वर्ष ली हो, यही सही है ना? उस लड़के ने मास्क पहना था। मुंह फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि यह एक और लड़ाई होगी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा उस लड़के की मुट्ठी उसकी ओर आ रही थी। इसे देखते ही उसने कहा कि पृथ्वी सबसे अच्छी है। 15 साल का कांगचुल। यही समय था जब वह बॉक्सिंग में उभरने लगा था। कांगचुल की बहन, जो एक उभरती हुई रूकी बैलेरिना थी, को एक पीछा करने वाले की जुनून धीरे धीरे गंभीर हो गई और अंततः पार कर गई रेखा। स्टॉकर ने महिला को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन कांगचोल ने अपराध को रोक दिया। लेकिन क्योंकि उसने इसे बहुत जल्दी रोक दिया, अपराधी को उचित सजा नहीं मिली। जो एक बार विफल हो चुका, उसका जुनून केवल और बढ़ गया और वह और भी खतरनाक हो गया। उस समय भी कांगचोल ने अपराध को रोकने में सफलता प्राप्त की। वह पहले की तरह तेजी से नहीं था और हंस के पंख थे टूट चुका था। उसके बाद उसने कानून पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसने वही करने का निर्णय लिया जो कानून नहीं कर सका। गुप्त रूप से उसने हर रात स्वयंभू गतिविधियां शुरू कर दी। उसने उन लोगों को पहले ही परिणाम भुगतने पर मजबूर कर दिया जो अपराधी बनने के संकेत दिखा रहे थे। उसके लिए लड़ाई ही न्याय है, ये पता चला कि वही उसके सामने खड़ा था। मुंह। उसने मुंह के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन मुंह को लगा कि यह हल्का था, इसलिए मुंह ने निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी उसे परीक्षण कर रहा था। मुंह ने अपनी नाक से खून बाहर थूका। कांगचोल के हमला करने पर वह मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब था कि वह उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। उसे भाग्यशाली लग रहा था कि उसे एक लड़ाई मिल गई, जबकि उसने सोचा था कि कुछ समय के लिए लड़ाइयां ढूंढना कठिन होगा। तुम लोगों को मारने क्यों जाते हो? क्या तुम गुंडा बनना चाहते हो? कांगचोल ने पूछा। मुंह ने तब उसे बताया कि वह छोटे का प्रशंसक नहीं है। बातचीत। मुंह ने उसे तुरंत लड़ाई का चैलेंज दिया और उसकी बहादुरी देखकर कांगचोल को गुस्सा आया। फिर कांगचोल उस पर हमला करते हुए बोला, तब आजा मुझ पर। कांगचोल ने कई पंच मारे, लेकिन मुंह ने आसानी से मुस्कुराते हुए उन्हें बचा लिया। कांगचोल ने माना कि मुंह अच्छी तरह से बच रहा है, इसलिए उसने मुंह के दाएं क्षेत्र को बंद करने का इरादा किया। दृष्टि। उसका मुक्का मुंह पर पड़ा, लेकिन वह हैरान रह गया जब मुंह फिर से उसे रोकने में कामयाब हो गया। कांगचोल फिर मुंह को बार बार रोकने के लिए चिढ़ाता है, फिर भी मुंह पंच को ब्लॉक करता रहता है और उसे यह देखकर चिढ़ होती है कि कांगचोल सिर्फ उन्हीं स्थानों पर हमला करता है जहां चोट लगी है। इस बार कांगचोल उसकी कमर पर मारने में सक्षम था और उसे दर्द महसूस हुआ। वह पीछे हटता है, जबकि कांगचोल निष्कर्ष निकालता है कि उसका हाथ अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि वह पिछले को नहीं रोक सका। घूंसा। चाहे तुम कितने भी घायल हो, जज कोई रहम नहीं दिखाएगा, कांगचोल ने घोषणा की। मून अब भी अपनी कमर पकड़े हुए मुस्कुराने की हिम्मत कर रहा था। वह दर्द में कांप रहा था और उसे बिना कुछ कहे पागलों की तरह मुस्कुराते देख कांगचोल भ्रमित हो गया। उसकी मुस्कान ने कांगचोल के गुस्से को भड़का दिया। मुंह उसकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि इस आदमी को हराया नहीं जा सकता, कम से कम अभी नहीं। लेकिन जाहिर है कि इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़ाई करने का मौका बर्बाद करेगा। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ लड़ाई का आनंद लेकर नहीं जीत सकता। वह सावधान है, शांत है और मुस्कुराने की कोशिश नहीं करता। वह हमेशा जीत नहीं सकता, भले ही कुछ भी ना हो। फिर भी यह उसके लिए आनंददायक था। लेकिन वह जीतना चाहता था, इसलिए उसने हमेशा अपने भावनाओं को शांत करने और दुश्मन का ठंडे दिमाग से आकलन करने का निर्णय लिया। जितना वह सोचता और दिमाग से लड़ता, कुछ और मजबूत नहीं होता। जितना हो सके अपनी भावनाओं को दबाता ताकि वह मजबूत हो सके। इसके बावजूद वह अपनी खुशी को बाहर आने से रोक नहीं सका। इसलिए जब वह जीतना चाहता, वह अपनी भावनाओं को और भी ज्यादा दबाता और अधिक। उसने खुद को मायूस दिखाने के लिए मजबूर किया। अभी ऐसा करने से केवल कांगचोल अपमानित महसूस करता और उसके गुस्से को पूरी तरह भड़काने का और कारण देता। स्तर। कांगचोल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह कांप रहा था और मुंह पर हमला करते हुए उससे पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है। फिर भी मुंह ने वही चेहरा बनाए रखा। कांगचोल ने फिर से उसे मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। उसके चेहरे का भाव गहरा हो गया। उसने अपने जूते जमीन पर धंसा दिए और लात मारी। छोटे छोटे पत्थरों के कण कांगचोल की ओर उड़ने लगे। कांगचोल ने फिर घोषणा की कि किसी की आंखों में गंदगी फेंकना ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा
जो केवल एक अपराधी ही करेगा। मुंह का सिर झुका हुआ था, लेकिन जब वह कांगचोल की ओर देखता है, उसकी प्रतिक्रिया वही रहती है जो कांगचोल को परेशान करती है। कांगचोल अब बेहद गुस्से में है। उसने मुंह पर हमला जारी रखा, लेकिन मुंह ने फिर भी इसे बचाया। कांगचोल तेजी से मुंह के पीछे आया और एक मुक्का मारा, और मुंह ने उसे आसानी से टाल दिया। मुंह मुस्कुराया यह देखकर कि कांगचोल भी उसकी ठोड़ी को निशाना बना रहा था। पिछले दुनिया में बिना दस्ताने की लड़ाई मौजूद थी, जैसे अच्छा, अगर उन दो व्यक्तियों के बीच कोई अंतर था जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी, तो वह यह था कि उनकी लड़ाई कहीं अधिक रक्षात्मक थी। इसका कारण था कि जमीन अनगिनत चर से भरी हुई थी, जिससे जोश के साथ लड़ाई करना कठिन हो गया था। शायद समतल जमीन और जूतों का विकास ने आज के लड़ाकों को अधिक आक्रामक बना दिया था, आक्रामक प्रवृत्तियों के साथ, और यह जानकर कि वह कहाँ निशाना साधता है, उसकी हरकतों को निर्देशित करना आसान हो जाता है। इसी तरह म्यू हर बार बचने में सक्षम था। अंततः यदि वह दुश्मन को अधिक हिलाता है, तो वह मानता है कि पहले से स्थापित परिवर्तनों के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। जब वह छोटा सा अवसर आता है, तो वह इसे महत्वपूर्ण स्थान पर वार करने का मौका मानता है। जब वह पंच मारने वाला था, तो उसने अपनी बांह पर कुछ देखा, फिर भी उसने घूंसा मारना जारी रखा। उसकी बाजू कांप गई और उसे लगा कि यह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, इसलिए उसने तंगी में अपनी कोहनी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कांगचोल के नेत्र सुरक्षा गार्ड थोड़े टूट गए। उसने भी मुंह पर हमला किया और मुंह उस पर हंस पड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि कांगचोल चूक गया। लेकिन यह पता चला कि कांगचोल ने एक हथियार का उपयोग किया और मुंह के पैर पर वार कर दिया। जब मुंह को इसका पता चला, तो वह तुरंत दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। क्या यह तुम्हारे लिए मजेदार है? शायद तुम भविष्य में भी ऐसा ही करते रहोगे और इस तरह हंसते रहोगे, कांगचोल ने कहा। उसने अपना हथियार उठाया और कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि मुंह फिर कभी हंस न सके। मुंह ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस बार हार गया। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी पिछली हार लगभग 4000 साल पहले हुई थी। अचानक कुछ कांगचोल की ओर उड़ता हुआ आया और यह चीज पेड़ के पीछे उछल गई। कांगचोल चौंक गया, क्योंकि उसने सोचा कि मुंह के साथ कोई और है, कोई मुंह को मास्टर कहकर बुलाता है। कांगचोल पसीने पसीने हो रहे थे और उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट पहनी और भाग गए। जिसने मुंह को बुलाया वह उसके बगल में खड़ा था और उसे फिर से बुलाया। मुंह धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और वह तब आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने एक छोटे ड्रैगन को देखा जो योंग जैसा था। क्या तुम योंग हो? वह पूछा। पहले म्यू का शरीर लूसीफर के एक बाधा के अंदर बंद था। लूसीफर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि म्यू अपने शरीर में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी बाधा एक विभक्त स्थान था और आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसने धरती की बाधा खोलने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले उसने योंग को सहयोग करने का मौका दिया और वादा किया कि जब उसने निपटा लिया तो उसे पृथ्वी के देवता की स्थिति दी जाएगी। योंग ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन लूसीफर उसे समझ नहीं पा रहा था। लूसीफर नाराज होकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी काया की वजह से कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर योंग ने उससे पूछा कि क्या कोई हमला है जो बैरियर को काट दिए जाने के बाद भी उससे पार हो सकता है? लूसीफर ने फिर जवाब दिया कि वह सही है और उसे ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। लेकिन लूसीफर तब भ्रमित हो गया जब उसने योंग को यह घोषणा करते सुना कि यह जानकर अच्छा लगा कि हमले अवरोध पर काम नहीं करेंगे। फिर उसने एक सुनहरी रोशनी देखी। पता चला कि योंग ने अपना बड़ा विस्फोट किया। लूसीफर को यह पता चलकर चिढ़ हुई, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, योंग की शक्ति फट गई। योंग फिर वहां से भाग गया। वह एक छोटा सा ड्रैगन, वह स्थिति की जानकारी देने के लिए धरती की ओर मुंह मुड़ता है। लूसीफर ने उसका पीछा करने की कोशिश की। लूसीफर उस पर भड़क उठा और चीखते हुए कहा कि उसे और मुंह को धूल में मिला देगा। लूसीफर ने अपना हथियार निकाला और उसे निशाना बनाया। योंग जितनी तेजी से हो सका धरती की ओर दौड़ पड़ा, और वह इतना भाग्यशाली था कि लूसीफर उसे मार नहीं पाया। वह सफलतापूर्वक धरती पर पहुंच गया और सीधे वहां उड़ गया जहां मुंह लड़ाई कर रहे थे। वह सीधा कांगचोल के चेहरे पर उड़कर चला गया और अनजाने में उससे टकरा गया। अभी वे पहले से ही ली हो के घर पर थे और योंग ने सब कुछ समझाया और मुंह से माफी मांगी। मुंह चुप था। वह लूसीफर से नाराज था और उसे हराना चाहता था। फिर से आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया भूलें नहीं कि पसंद करें, तीसरे भाग के लिए टिप्पणी करें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक।